वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवांखे भलीकार चऊं था। नाज़रीन, जीअं त अवां ख़बर आहे पाण पॉलिटिकल मामलनि ते डिस्कस करे रहिया हुआसीं। हाणे असां सां गॾु मौजूदु आहे सीनियर सहाफ़ी आहे तर्जिया निगार राव इमरान साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जिन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम राव इमरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। राव इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर, कैसे देखते हैं आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन को? आज हुकूमती वफद और अपोजिशन का वफद जो है अख्तर मेंगल साहब के पास पहुंच गया है कि इस्तीफा उन्होंने जो कल कौमी असेंबली में जमा करवाई थी कि वो वापस ली जाए और आपकी जो भी नाराजगी है वो खत्म की जाए। इस कैसे देखते हैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मेंगल साहब का जो इस माहौल में जब बलूचिस्तान जल रहा है, सुलग रहा है, उनका इस्तीफा नहायत ही अफसोसनाक है। अच्छा, ये तमाम तर सूरत हाल इस बात की गुमाजी करते हैं कि आपकी जो असम्बली है वो रबड़ स्टैंप बन चुकी है, वो किसी काम की नहीं है, यहाँ पर आपका कोई मसला हल नहीं हो सकता। तो लिहाजा मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो वफद उनको मनाने के लिए पहुंचा है वो शायद उनकी उस डिमांड को ना पूरा कर सके, क्योंकि हुकूमत बेइख्तियार है, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है मेंगल साहब की जमात के कुछ और लोग वो भी अपना इस्तीफा तैयार करके बैठे हुए हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें तो आपने देखा कि यही वफद कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास भी पहुंचा हुआ था और बड़े खूब तरीके से मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो मेरे ख्याल से अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और ना ही होंगे, क्योंकि वो लोग जिनको ये कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है वो कभी भी इस डूबती हुई कश्ती में कहीं भी नहीं बैठेंगे। दरअसल बलूचिस्तान का जो मसला जो इस वक्त है, जिसने पाकिस्तानी कौम जो भूख प्यास और परेशानियों में मुब्तला है, किसी हद तक उनका दिमाग भी बलूचिस्तान में जो कुछ दिन पहले जो एक खून की होली खेली गई और मुख्तलिफ वाक़यात एक दिन में जन्म लिए, उसने हर एक पाकिस्तानी शहरी को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसके तमाम तर बुनियादी वजूहात ये है कि जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो एक हसास महरूमी का शिकार है, और मेन मकसद इसका यह है कि वहां पर कानून की हुक्मरानी का ना होना। मेरी नजर में ये सारी सूरत ऐसी है कि यहाँ इस्लामाबाद में और सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान को कंट्रोल करती है इस्लामाबाद से बैठकर। इसी वजह से वहां हकीकी नुमाइंदा ये हुकूमत कायम नहीं हो पाती। बलूचिस्तान के नौजवानों में रियासत से अदम वाबस्तगी के रुझानात को खत्म करने के लिए उन्हें सियासी अमल में लाना बहुत जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ इस काम के लिए बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक होने की जरूरत है। मगर मामला ये है कि हुकूमत जिनके हाथों में है वो सिर्फ सियासी बयानबाजियों में मसरूफ है, अपनी हुकूमत को तूल देने की कोशिशों में मसरूफ है। जो लोग मेंगल साहब को मनाने के लिए गए हैं उनको तो खुद भी नहीं पता कि कल उनके पास हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी। जी अच्छा राव इमरान साहब, कल के लिए कौमी असेंबली में एक इजलास तलब किया गया है और आईनी तरमीम जो है, आईनी बिल वहां पे पेश करने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। तो क्या समझते हैं कौन से ऐसे आईनी बिल लेके आएगी हुकूमत, और क्या वो हुकूमत सक्सेसफुली कामयाब भी हो जाएगी? और आईनी जो बिल है वो उसमें बहुत ज्यादा मामला आ सकते हैं, अब देखते हैं उसमें कौन से हैं, लेकिन क्या हुकूमत कामयाब भी हो जाएगी उनको पास करने में? देखिए, हुकूमत के पास ये तो कोई शक नहीं कि मेजोरिटी मौजूद है, और आपने ये देखा कि अंतिम का वफद वहां पर अपने मुतालबात लेकर पहुंचा, वोट है उनके पास, बिलावल साहब उनके साथ खड़े हैं। और जो तहरीक इंसाफ है वो उनके जो मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक वो हल तो नहीं हुआ ना, वोट की कमी है उनके पास। तो हुकूमत हर हाल में ही कामयाब हो जाएगी, नहीं तो वो डंडे के जोर पर तमाम कवानीन पास कर सकती है, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। सर, कौन से कवानीन सामने कल हुकूमत लेके आएगी, उसमें कौन से होंगे? जाहिर है एक तो सुनने में यही आ रहा है कि जजेस की एक्सटेंशन का हो सकता है मामला आए, और दूसरा कौन होगा, कौन सा ऐसा होगा कि हुकूमत जिसके लिए बहुत ज्यादा अपोजिशन से मिन्नतें कर रही है, कभी मौलाना साहब के पास जा रही है, कभी अख्तर मेंगल साहब के पास जा रही है, जैसे इनकी सपोर्ट हासिल हो। देखिए बात यह है कि जो अख्तर मेंगल का मामला भी ऐसे मौके पर हुआ ना कि वो अपने मुख्तलिफ कवानीन को पास करने के चक्कर में बैठे हुए हैं। देखो, जजेस की तैनातियों का मसला है मेरे ख्याल से कि इसमें वो इजाफा चाहती है हुकूमत, लेकिन वो भी मनमर्जी के जज लेकर आए जो उनके इस तरह के फैसले करें कि एक मुखालिफ पार्टी है जिसके साथ इनका साने 9 मई को जोड़ा हुआ है, वो चाहते हैं कि उस तरह के फैसले, और दूसरा चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, और वो किसी हद तक इसमें कामयाबी हो जाएंगे। माहौल इस वक्त ये है कि अदलिया का जो मेयार है, जो वकार है, वो भी तो हिस्सों में बटा हुआ है।
ये कोई भी कानून लाएंगे उसको जरूर ये पास करेंगे, इनके पास हर तरह की कुव्वत और ताकत मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है उनको भी ये चाहिए कि अपना कोई वाज़ेह बयान दे कि वो आया का एक्सटेंशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। दोहरा मेयार कायम है, एक सवालिया निशान कौम के सामने मौजूद है कि मेरा तो ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं उनको खान साहब के साथ, क्योंकि उन्हीं के केसेस का प्रॉब्लम है ना, उनके मामलात में जब उनके पास केस आए तो उनको खुद को उस माहौल से अलग कर लेना चाहिए था, ताकि कोई कंट्रोवर्शियल जुमला किसी के मुंह से ना निकल सके, कोई ऐसी बात ना निकल सके। आज वो किसी हाल में पीटीआई के हक में बात कर भी दे तो लोगों के जहन में ये होगा कि शायद ईमान ताजा हो गया, और अगर वो हुकूमत के हक में फैसला चला जाए तो पीटीआई वाले ये समझेंगे कि जो है वो उनका जज है। तो ये तेरा मेरा जज का मामला भी एक अजीब गरीब है। जब ऐसा माहौल बन जाए, चारों तरफ इब्हाम हो, तो बहुत से मामला आते हैं। मैंने माजी में देखा कि बेंचें टूटती भी रही हैं और चीफ जस्टिस साहब जो है वो अलग भी होते रहे मुख्तलिफ केसेस से। तो मेरा ख्याल है कि उनको यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, और जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो हर सूरत में कामयाब होगा, उनको उनकी मुद्दत में इजाफा भी होगा और वो नए जजों की तैनाती का मामला भी हल हो जाएगा। मेरे ख्याल से दो इशू है, इसके अलावा और कुछ ऐसी बात नहीं है नजर आती मुझे इसमें। अच्छा सर, आप कह रहे हैं राव इमरान साहब के हुकूमत के पास मेजॉरिटी है और वो सक्सेसफुल हो जाएगी कोई भी आईनी तरमीम करने में, तो लेकिन बार बार सदर साहब को और वजीर आजम साहब को मौलाना साहब के दर पे क्यों हाजिरी भरना पड़ रही है? क्योंकि अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो मौलाना साहब को क्यों वो राजी करना चाहते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूं, इसकी एक बुनियादी वजह है। आपको शायद मालूम होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब भी तो मौलाना साहब के दर पर हाजिरियां दे रहे हैं ना। वही मौलाना जिसको ये डीजल कहकर पुकारते थे, आज हजरत मौलाना साहब के लकब से इनको पुकारा जाता है। बुनियादी वजह यह है कि वो मौलाना साहब की हिमायत के लिए अपोजिशन भी उनके साथ खड़ी है और खुद ये भी जाना चाहते हैं। इनको एक चीज डर ये है कि मौलाना साहब का जो बेशक हुकूमत बनाने के लिए उनके पास पब्लिक नहीं है, लेकिन मौलाना साहब अगर इशारा करते तो जलसा खूब बड़ा कर लेते हैं वो। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर पीटीआई ये समझती है कि हम एक कर लें और 8 सितंबर को भी इनको दावत दे दें और उस जलसे के अंदर ये हो कि इनके भी मौलाना साहब की भी आ जाए तो एक बड़ा जम्मे गफीर पैदा किया जा सकता है। और इस वक्त अपोजिशन के मामले में मौलाना साहब से किसी भी तौर पर खान साहब मेरे जहां तक जराए वो मिलने के लिए कतन तैयार नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जिसमें उनको कुछ लोगों ने समझाया है कि आप लोगों को साथ लेके चले, लेकिन पीटीआई भी इनके पीठ के पीछे छुरा घोपेगी मौलाना साहब के। मौलाना साहब को भी अवामी रद्दमल नजर आता है कि वो पब्लिक को देख रहे हैं, पब्लिक के अंदर देख रहे हैं कि पब्लिक जो है तमाम तर मामलात के बावजूद, तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम टीवी चैनलों पर 9 मई के मुसलसल वाकया दिखाने के बावजूद भी उस शख्स के साथ ही खड़ी नजर आती है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह भी है। उसकी बुनियादी वजह यह कि मौजूदा हुकूमत आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी है, और मैं ये समझता कि हुकूमत की जड़ें आवाम में है ही नहीं। ये एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत बनी है, इसलिए हुकूमत में एतमाद की कमी है। और ये आवाम में जाए तो किस मुंह से जाए? IMF ने इनको इतना जबरदस्त किस्म के जगड़ रखा है कि ये रिलीफ देना चाहे भी तो नहीं दे सकती। तो मौलाना साहब के पास जाने का जो मकसद है वो यही है कि सियासी हेरा फेरिया है, इनको तवज्जो देनी चाहिए अपने बयानबाजियों से हटकर आवाम को रिलीफ देने के लिए। अगर मौलाना साहब इनके साथ खड़े भी हो जाते हैं तो क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा? अगर मौलाना साहब ना भी खड़े हो तब भी ये अपना बिल को पास करा लेंगे। ये एक सियासी मामला है जो ये चला रहे हैं, इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं सर मौलाना साहब को मनाना उनका ये एक सियासी एक पर्सपेक्टिव है, टाइम पास करने का मुतरादिफ है, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइएगा राव इमरान साहब, जैसे आपने अर्ज किया कि IMF के हवाले से ये मजीद जो है इनका अब नया एग्रीमेंट भी सामने आ रहा है, और कल वजीर आजम साहब भी बहुत मुतमईन थे कि अब जो हमारा IMF का कर्ज प्रोग्राम होगा वो आखिरी प्रोग्राम होगा। सर एक तरफ IMF ये कह रहा है कि जो बिजली के बिल्स हैं उसमें अगर आप इजाफा ना करें और आपने जो पंजाब हुकूमत ने किया हुआ है वो भी वापस ले लें। एक तरफ IMF की इतनी टफ पॉलिसियां हैं और ऊपर से ये दोबारा सोच रहे हैं कि दोबारा IMF के पास जाएंगे। आखिर कब तक ये हुकूमत IMF के सहारे चलेगी सर? ठीक सर, देखिए हजरत के बात ये है, जब कोई वजीर आजम ये कहना शुरू कर दे कि ये IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, तो मैं ये समझता हूं कि दरअसल वो ये नहीं कह रहा होता, बल्कि वजीर आजम को नजर आ रहा होता है कि मेरा उसके साथ ये आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद मैं मौजूद नहीं हूंगा। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आपको बताता चलो IMF के मुतालिक, अब रवा जो माली साल है जो चल रहा है, इसमें 26 अरब 40
करोड़ डॉलर की अदायगियां इन्होंने करनी है, और ये सारा सूद है। ये कोई बचत करके हमारे इन्होंने माशी सेक्टरों से निकाल करने, ये सारा सूद है। और अभी 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 जरा गौर करें कि इनके शाहाना ठाट बाट भी देखें आप, कहीं से खत्म नहीं हुए। और फिर आप ये देखें कि अभी आपने कैसर बंगाली साहब के बारे में पिछले दिनों बड़ी बाविला मचा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि IMF इनको मजीद कर्जा नहीं देगा और ये कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। तो देखो, मैं इस कैसर बंगाली साहब के ऊपर भी कहूंगा, और ये वजीर आजम पर आपने सवाल किया था ना, बड़े खुश नजर आ रहे थे, यकीनी तौर पर वो खुश होंगे। IMF कर्जा जरूर देगा, मगर शरायत मजीद सख्त कर देगा, जो इस हुकूमत में इतनी वो ताकत नहीं कि वो शरायत को पूरी करवा सके। और जब तक मैं समझता हूं कि ये सियासतदान आपसी लड़ाइयों का खात्मा नहीं करेंगे, मुल्क का माशी निजाम नहीं ठीक हो सकता। और माशी निजाम ठीक होगा तो इस कर्ज से हमारी जान छूटेगी। वरना मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर आप देखें कि क्या पाकिस्तान में एक सियासी माहौल आपके पास मौजूद है, आवाम बिजली और गैस की कीमतों की जो बेकाबू कीमतें हैं उससे मर रही है। टैक्सों की भरमार की वजह से पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो अपना बिजनेस या तो कम कर दिया या खत्म कर दिया है। अभी हाल ही में आपने एक टोटल एनर्जी का बारे में जानते, पाकिस्तान में उसके तकरीबन कोई 800 के करीब से ज्यादा पेट्रोल पंप है, और वो उसने अपना, मेरा ख्याल है कि स्विट्जरलैंड को अपना 50% शेयर फरोख्त कर दिया है। तो ये चीजें हैं। और आपने इंटरनेट की बंदिश की बात कर लें, इंटरनेट की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का कारोबार मुस्तहकम है। 64 अरब रुपए जो है मेरे ख्याल से इसका नुकसान इन चंद दिनों में, जो अप्रैल का महीना है इसके अंदर इसको नुकसान उठाना पड़ा है। और 8 करोड़ 30 लाख नौजवान जो कि हुकूमत की लिस्ट के अंदर है, उन लोगों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये हुकूमती लिस्ट के ऊपर बात करूं भाई साहब, आज के दौर में कोई अनपढ़ कोई जाहिल नहीं, 25 करोड़ आवाम है तो सबको मोबाइल चलाना आता, और मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए दुनिया का कारोबार अच्छा सर, ये राव इमरान साहब ये बताइएगा कि अभी हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कैसे खत्म किया जाए सर? क्योंकि अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है, चाहे वो 2 पार्टी इकट्ठी इत्तेहादी हुकूमत बना ले, लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो कहती है ये हुकूमत जो है वे ये नाअहल है, ये चलने वाली नहीं है, और ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन वही पार्टीज जो है वो अपोजिशन में आती है तो वो एहतजाज करती हैं और वो कहती हैं कि ये पार्टी वो अब जो हुकूमत बनी है वो सही नहीं है। ये हमारी जो धरनों वाली सियासत है ये कब खत्म होगी? हमारी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कब खत्म होगी हमारे मुल्क में? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, ये तो कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि अपोजिशन का एक किरदार होता है। अपोजिशन ने उसको डिग्रेड करना होता है, गवर्नमेंट को नीचा दिखाना होता है, हुकूमत के मामलात पे तनकीद करना, ये अपोजिशन का काम होता है। और वो यकीनी तौर पे अगर अपोजिशन में बैठे तो किसी जमाने में हुकूमत में भी थे, अब वो अपनी पॉलिसियों की तो गुन गाएंगे और मौजूदा हुकूमत की बुराई करेंगे। यकीनी तौर पे अपोजिशन उसको गिराएगी, तो चाहेगी कि हुकूमत मजबूर हो जाए, हुकूमत छोड़ने पर हम दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएं। और इस सूरत के अंदर वो धरने भी देते हैं, जलसे जुलूस भी निकालते हैं, ये सारे ही चक्कर खेले जाते हैं। और कल के दोस्त जो होते हैं वो आज दुश्मन बन जाएंगे, और आज के दोस्त कल दुश्मन। सियासत में ये तमाम चीजें और चलती है और चलती रहेंगी, और ये पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है। लेकिन जहां पर मामला किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम का आ जाए, उसकी अवाम के अंदर जो उसकी अवाम जो है उनकी जिंदगियों का आ जाए, उस मुल्क को टूटता हुआ कोई देखे, उस मुल्क को कोई बिखरता हुआ देखे, तो वहां पर अपोजिशन का फर्ज बनता है, दीगर सियासी जमातों का फर्ज बनता है कि सियासत अपनी जगह, मगर तमाम सियासी कुव्वतों को आज मुल्क बचाने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारे मुल्क में जिस सवाल का जिक्र करें, इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है कि हमें कम से कम इस फिलहाल सानिया 9 मई को दफन करके वो तमाम चीजों को, रंजिशों को भुलाकर एक होकर किसी तरह मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। किसी तरीके से मुल्क में जो माशी जो मामला खराब हैं, जो लोग चले गए हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, कारोबार समेट रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको बताया जाए कि पाकिस्तान एक अमन का गहवारा है, यहाँ पर हमांगी है, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया राव इमरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अवां असांजे पैनलिस्ट जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि तफ़सीली तौर ते असांखे ॿुधायो त पॉलिटिकल जेके इशूज़ आहिनि उहे हल थी सघनि था, पर उन लाइ कुझु स्टेप्स आहिनि जेके हुकूमत खे वठणा पवंदा। अपोजिशन ऐं हुकूमत खे गॾिजी
पाण में वेही करे कम करणो पवंदो। ऐं अॼु जीअं मौलाना साहब स्पीच में भी इहा ॻाल्हि कई त मां तव्हां सां गॾु आहियां, ऐं मौलाना साहब हुजे ऐं अपोजिशन पार्टियूं हुजनि, हुकूमत सां वेही करे गॾिजी मसला हल कनि ऐं सियासी पार्टियूं वेही करे मसला हल कनि त इहे सॼा मसाइल जेके बि आहिनि उहे हल थी सघनि था ऐं पाकिस्तान जी इकोनॉमी बि स्ट्रॉन्ग थी सघे थी। सभु कुझु बहितर थी सघे थो, लेकिन उन लाइ जेके स्टेप्स आहिनि उहे वठणु घुरिजनि हुकूमत खे। इन सां गॾु नाज़रीन पंहिंजो जेको प्रोग्राम आहे उहो पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।